वेलकम बच्चों। और आज हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। पिछले 2-3 लेक्चर में हमने कॉकरोच के बारे में डिस्कशन किया है और हमने कॉकरोच पूरा पढ़ लिया है। और कॉकरोच पढ़ने से अब हमें ये फ़ायदा हो गया है कि हमारे एक तीर से दो निशाने लग गए। हमने आगे जाके हमारा एक चैप्टर आएगा, कॉकरोच का पूरा सेपरेट चैप्टर है। तो हमने कॉकरोच पढ़ लिया है तो हमारा वो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और अब क्योंकि हम कॉकरोच को डिटेल में पढ़ चुके हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ने में और समझने में भी हमें बड़ी आसानी रहेगी। हमारे लिए ये अब काफ़ी इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल फाइलम है। पर एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ ए लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। लार्जेस्ट फाइलम है ये। ओवर 2/3 मोर देन 2/3 जो स्पीशीज़ हैं इस अर्थ पर, उनमें से 2/3 से ज़्यादा जो है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये फाइलम है हमारा। और इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं बच्चों, अगर हम जिस तरह से पढ़ते आए हैं उसी तरह से अगर हम बात करें, हर फाइलम में हमने यही डिस्कशन किया है कि हम सबसे पहले बात करेंगे हैबिट और हैबिटेट की। तो बच्चों इस फाइलम के जो मेंबर हैं वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं रहते हैं, एक्वेटिक हैं। और जो एक्वेटिक हैं वो खूब सारे मराइन भी हैं और कई सारी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी है। इसके अलावा ये ज़मीन पर भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट। दे आर इवन पैरासाइट्स भी हैं और इनमें से भी कई ऐसे हैं जो प्लांट्स पर एक्टोपैरासाइट है। प्लांट्स पर एक्टोपैरासाइट्स, जैसे आप को एक बेस्ट एग्जांपल तो मैं दे देता हूँ एफिड्स का। अभी कुछ दिन पहले ही शायद मैंने आपसे बात करी है एफिड्स के बारे में। ये जो एफिड्स हैं वो जब मैं कॉकरोच पढ़ा रहा था उसी समय मैंने बात की गया, हमारी बसंत ऋतु में जो छोटे छोटे मच्छर आ जाते हैं तो वो बेसिकली जो सरसों का प्लांट है, ब्रेसिका जो हमारा प्लांट होता है उसके ऊपर एक्टोपैरासाइट्स है वो। तो दे आर फाउंड एवरीवेयर, है ना। हैबिट और हैबिटेट में आपको ध्यान रखना है कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं मिलते। तो इसलिए यहाँ पर हमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट इनकी कुछ खास बात है जिस पर पहले बात कर लेते हैं। ये जो नाम हमारा पढ़ा है एक तो उसको डिस्कस कर लें, आर्थ्रोपोडा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, करेक्ट। तो ऐसे में अब आप समझ लीजिए कि पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा आर्थ्रोपोडा का वो है दैट दे हैव पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। और अगर आपने कॉकरोच ढंग से पढ़ा है तो अब इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अगर हम कॉकरोच बनाते हैं या किसी भी दूसरे आर्थ्रोपोड का डायग्राम बनाते हैं तो आपको उसके ऊपर इस तरह के जॉइंटेड अपेंडेजेस दिखाई देंगे, ये इस तरह से, है ना। तो यू कैन सी दैट दे हैव सम, ये यहाँ पर उनमें जॉइंट्स हैं, दे हैव दैट जॉइंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है दैट दे हैव पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। और इसी वजह से ये जो इनका नाम पड़ा है वो आर्थ्रोपोडा पड़ा है, करेक्ट बच्चों। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि दे ऑल हैव अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा आज की तारीख में प्रेजेंटली दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स हैं उसमें इंक्लूडेड है। और इनकी सक्सेस के पीछे जो रीज़न है वो ये दो रीज़न ही है, दैट दे हैव पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड दैट दे हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये काइटिन का बना हुआ जो एक्सोस्केलेटन है ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हर तरह की एक्सटर्नल जो डैमेजेस हो सकते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ
द सक्सेस ऑफ दीज एनिमल्स। अब हम बात करेंगे इनके बेसिक फीचर्स की, जैसा कि हम यूजुअली बात करते हैं। बेसिक फीचर्स, तो सबसे पहले जर्म लेयर्स की बात कर लें बच्चों। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, करेक्ट। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल है, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान रखना है दैट दे हैव गॉट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये सब चीज़ें हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनमें मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये सिलोमेट है, ट्रू सिलोम होती है इनमें। कौन सी वाली है तो वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि दे हैव गॉट ए शाइजोसिलोम एंड दे आर प्रोटोस्टोमिया, दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटोस्टोमिया। इनमें जो ब्लास्टोपोर है उससे माउथ बनेगा। प्रोटोस्टोमिया के अलावा जो बॉडी है उसमें आपको ध्यान रखना है बॉडी सेगमेंटेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है इनमें। 3 ही तो फाइला है जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। बॉडी प्लान अगर पूछा जाए तो दे हैव गॉट ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इस तरह से बच्चों ये इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहेगा इनके अंदर। और अब हम इनमें स्टार्ट करते हैं, इनके एक एक सारे सिस्टम्स को लेकर बात करेंगे। सिस्टम की हम बात करें उससे पहले सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इनकी जो बॉडी है बच्चों, वो कॉकरोच वाला आप डायग्राम याद रखें, बस बार बार वो काम आएगा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और वो 3 पार्ट्स कौन से हो जाएंगे? एक इनमें हेड हो जाएगा, एक थोरेक्स हो जाएगा और एक एब्डोमन हो जाएगा। ये आर्थ्रोपोडा के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स में ऐसा है। हेड हो जाएगा, थोरेक्स हो जाएगा और एक इनमें एब्डोमन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट थोरेक्स और तीसरा पार्ट एब्डोमन। अब ध्यान से सुनना बच्चों आप, इनमें कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे, मैं बता दूंगा कि वो कौन कौन से एनिमल हैं, लेकिन मैं यही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल के साथ लेता हूँ मैं। जैसे ये आपने ज़रूर देखा होगा, इसको आपने कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा। ये मैं यहाँ प्रॉन बना रहा हूँ बच्चों, है ना। ये एक सिंपल सा इसका मैं प्रॉन का, उसमें यहाँ इस तरह से 2 आइज़ भी होती है और फिर इट हैज़ गॉट ए एंटीना भी होते हैं, और फिर इसमें यहाँ खूब सारे इस तरह से। आपने पहचान लिया इसको बच्चों? तो ये मैंने यहाँ बनाया है प्रॉन, है ना। हिंदी में इसको झींगा बोलते हैं, झींगा मछली बोल देते हैं। मछली तो किसी भी कीमत पे नहीं है ये, पर बोलते हैं इसको झींगा मछली बोल देते हैं आम बोलचाल में। प्रॉन है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है ये, पानी में रहता है बच्चों, खाया भी जाता है इसको। बहुत क्यों बनाया ये डायग्राम कि इसमें देखिए बच्चों, हेड जो है वो सेपरेट नहीं है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को हम सिफेलोथोरेक्स कहते हैं, सिफेलोथोरेक्स। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सिफेलो का मतलब होता है हेड। सिफेलो का इस वर्ड का मीनिंग ये है हेड। तो इस एनिमल में हुआ क्या कि जो हेड है और जो थोरेक्स है वो दोनों आपस में फ्यूज होकर सिंगल पार्ट बन गया, और उसके बाद ये जो बचा खुचा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इनका हो गया एब्डोमन। तो ये एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी आर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर्स में, कि उनमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमन सेपरेट नहीं होंगे। हेड और थोरेक्स फ्यूज होके एक नया बॉडी पार्ट बन जाएगा, उसको हम सिफेलोथोरेक्स कहेंगे, और एब्डोमन पीछे हो जाएगा। फंडामेंटली तो इनमें 3 बॉडी के 3 पार्ट होने ही है, एक हेड होगा, एक थोरेक्स होगा और एक एब्डोमन होगा। ये होना ही है बच्चों उनमें,
ठीक है ना। लेकिन कुछ मेंबर्स आर्थ्रोपोडा के ऐसे होंगे जिनमें ये जो हेड है और जो थोरेक्स है वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, सिफेलोथोरेक्स बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं व्हाट इज सिफेलोथोरेक्स। इसमें एक होता है हेड प्लस दूसरा होता है थोरेक्स वाला जो पार्ट होगा, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलें, अब हम इनके सारे सिस्टम्स लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो कोई ख़ास बात नहीं है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, मतलब बोथ माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट, तो हम उसे कंप्लीट कहते हैं। कंप्लीट का मतलब बोथ माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट। ठीक बच्चों, दूसरा आपको यहाँ ये ध्यान रखना है बच्चों, जो क्वेश्चन आएगा एक और पहले ऐड कर देता हूँ मैं। डाइजेशन किस तरह का होगा, तो डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो जाएगा। तो 2 पॉइंट तो ये बता दिए मैंने आपको, एक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती है इनमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट। याद करके बताओ, सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस में आई थी, सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एनिलिडा में आ गई थी। तो अब एनिलिडा के बाद नेक्स्ट फाइलम में ये तो आर्थ्रोपोडा, तो इसमें तो होनी है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक बच्चों, क्वेश्चन क्यों आएगा, क्या आएगा, वो आता है बेटा इनके माउथ पार्ट्स पे। आपने देखा होगा कि माउथ इज सराउंडेड बाई माउथ पार्ट्स, कॉकरोच में बताया था मैंने, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिले, ये वो सारे माउथ पार्ट्स थे। तो माउथ इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है कि इनमें जो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं, जैसे हनी बीज हैं, उसके अलावा हमारी हाउस फ्लाई जो होती है वो है, कॉकरोच हो गया, टर्माइट्स हो गए, तो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनमें अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, तो मैं बता देता हूँ, हमें एक लिस्ट बना के रखनी है, याद रखना है कि किस में किस तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों कॉकरोच वाले ही माउथ पार्ट के। आपको याद होगा कॉकरोच में बाइटिंग एंड चूइंग टाइप माउथ पार्ट्स थे, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप माउथ पार्ट्स। तो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप माउथ पार्ट्स किस में है, तो एग्जाम्पल हमको ले लेना है। एक तो हो जाएगा हमारा कॉकरोच, करेक्ट। कॉकरोच के अलावा एक और आप ले लीजिए जो ग्रास ऊपर होता है, उसके भी जो माउथ पार्ट्स हैं वो बाइटिंग और चूइंग टाइप के ही हैं। एंड देन देयर इज़ अनदर एग्जांपल, वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। कैटरपिलर लार्वास जितने भी आप देखते हैं, वो सारे कैटरपिलर्स जो होते हैं वो भी बस कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो उनके जो माउथ पार्ट्स होंगे वो भी, तो एक तो बच्चों हो गए ये बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के। दूसरा हम लेंगे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। यानी कि पियर्स का मतलब था, आपको बताइए छेद करना, तो पहले वो छेद करेंगे और उसके बाद सक करेंगे। मॉस्किटो का एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों में, मॉस्किटो आके बैठेगा, अपने माउथ पार्ट्स की हेल्प से आपकी स्किन को पियर्स करेगा, फिर उसमें से खून निकलेगा, तो उस खून को वो सक कर लेगा। तो व्हाट काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स दे हैव, तो एग्जाम्पल जो हो जाए माउथ पार्ट्स हो जाएगा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स, जो आपको देखने को मिलेंगे फीमेल मॉस्किटो में, फीमेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो अपनी स्किन में छेद नहीं कर सकता है बच्चों, तो वो क्या है, वो आपकी स्किन में पंक्चर कर ही नहीं सकता और वो आपका खून पी भी नहीं सकता। उसके माउथ पार्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, उसके ओनली सकिंग टाइप के होते हैं, ओनली सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं वो मेल में होंगे, मेल मॉस्किटो। तो फिर बेचारा वो काट तो सकता ही नहीं है, वो गार्डन में जाएगा, फूलों का जो रस होता है उसको सिर्फ पीना ही रहता है उसको, और कुछ करना, छेद तो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि
फ्लावर्स जो होते हैं वो नेक्टर को रिलीज़ करते रहेंगे, है ना बच्चों। तो वो सिर्फ वहाँ जाके उस नेक्टर को पी लेगा। तो मेल मॉस्किटो के जो हैं वो ध्यान रखना है आपको, ओनली सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। क्यों, हमें कभी भी कोई मेल मॉस्किटो आके नहीं काटेगा, वो काट ही नहीं सकता, और हमारा खून पीने का जो काम है वो सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज करेगी। ओके, उनके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट बच्चों। तीसरी तरह के जो माउथ पार्ट्स हैं वो है चूइंग एंड लैपिंग टाइप के। चूइंग एंड लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं, ये लैपिंग जो है पोलन ग्रेन को जो है ऐसे पीट पीट के उससे हनी बनाने का और वो काम करना पड़ता है। तो चूइंग एंड लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं, पता चल गया होगा बच्चों, इस तरह के माउथ पार्ट्स मिलेंगे हमें हनी बीज में, है ना। मैं हनी बीज पूरा लिख देता हूँ, हनी बीज में इस तरह के माउथ पार्ट्स होंगे। वो क्या करती है कि हनी बीज जो होगी वो फ्लावर कलेक्ट करने जाएगी, वहाँ से वो थोड़ा नेक्टर भी लेती है, वहाँ से पोलन भी लेती है, और उसको फिर अपने माउथ पार्ट की हेल्प से उसको पीट पीट के मिक्स करती है उसके साथ, और फिर हनी के साथ भी उसको अगर बनाया हुआ है तो उनके यंग वंस को जब फीड करते हैं तो उनके माउथ पार्ट चूइंग एंड लैपिंग टाइप के होंगे। फोर्थ हम बात करते हैं बच्चों स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। स्पॉन्जिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स है, इसमें क्या करते, ये हमारी जो घर में हाउस फ्लाई होती है उसके माउथ पार्ट इसी तरह के होते हैं बच्चों, स्पॉन्जिंग टाइप के। उसका क्या है, जो माउथ है वहाँ पे एक स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वो क्या करती है कि फूड पे आके बैठती है, अपनी सलाइवा रिलीज करती है फूड के ऊपर, फूड डिज़ोल्व हो जाता है बाहर ही, और उस डिज़ोल्व्ड फूड को उस स्पॉन्जी माउथ पार्ट की हेल्प से वो एब्जॉर्ब कर लेती है हाउस फ्लाई। तो ये देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की, अगर हाउस फ्लाई आपके खाने के ऊपर आके बैठी है तो मान के चलिए कि वो अपनी सलाइवा उसके ऊपर रिलीज कर रही है ना। और फिर अगर ऐसे फूड को हम खाते हैं तो दैट फूड इज़ कंटेमिनेटेड विद द हाउस फ्लाइज, तो कितना वो ख़राब होता है हमारे लिए, ध्यान रखें आप। स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट किस में मिलेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाउस फ्लाई। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स। साइफनिंग टाइप, और साइफनिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स मिलेंगे बच्चों, ये आपकी बटरफ्लाइज में मिलेंगे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई, साइफन पता है आपको क्या होता है, साइफन का मतलब एक नली, एक ट्यूब, एक पाइप। साइफन का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इधर लिख देता हूँ, साइफन का मतलब होता है कोई ट्यूब जैसा पाइप, पतली सी उस तरह से। तो बेचारी ये बटरफ्लाइज क्या करती है कि ये फ्लावर के ऊपर बैठती है और अपनी वो जो स्ट्रॉ होगी, वो जो ट्यूब होगी, वो पाइप होगी, स्ट्रॉ जैसी होगी, उसको फूल के फ्लावर के अंदर तक पहुंचाएगी और वहाँ से वो नेक्टर को सक कर लेगी। इसलिए दे हैव गॉट साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ओके बच्चों, तो ये बच्चों सारा मैंने जो है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ हमने नहीं देखा है। पर्टिकुलरली हमारा जो ध्यान था कि डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, और कई तरह के इनमें माउथ पार्ट्स होते हैं। हाँ, एक आपको ध्यान रखना है कि दीज माउथ पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ। दीज माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, क्योंकि जितने भी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिए हैं वो सब इंसेक्ट्स ही हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन्स, इसलिए मैंने यहाँ इसको डबल स्टार भले आप बना लो, ध्यान रखें इस लाइन को हमें ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेते हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, क्योंकि आपने देखा ये जितने भी माउथ पार्ट्स होते हैं ना बच्चों, हैं वो सारे माउथ पार्ट्स मैग्जिला, मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम, उन्हीं से उनमें सब यही चीज़ें होंगी, यही चीज़ें होती, पर उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे और फंक्शन डिफरेंट होंगे, है ना। बिकॉज ऑल माउथ पार्ट्स आर मेड अप ऑफ, लिख देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में नोट्स जब आप बनाएं तो मैं बोलूँ नहीं बोलूँ आपको याद रहे। ऑल माउथ पार्ट्स आर फंडामेंटली
फंडामेंटली मेडअप ऑफ, वही उसी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, लेब्रम, मैंडिबल्स, उसके अलावा मैक्सिले, लेबियम नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि आपको याद होना चाहिए जो लेबियम है वो बेसिकली सेकंड मैक्सिले होते हैं। तो ये ऑल माउथ पार्ट्स आर फंडामेंटली मेड अप ऑफ लेब्रम, मैंडिबल्स एंड मैक्सिले, बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। आपने देख लिया होगा, कोई फूड को सक कर रहा है, कोई बाइट कर रहा है, कोई च्यूइंग कर रहा है, तो डिफरेंट टाइप फंक्शंस डिफरेंट हो गए और स्ट्रक्चर सबका फंडामेंटली सेम होता है। तो इसलिए दिस इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन ना, हाईलाइट करके छोड़ो इसको, आप याद रखना है आपको। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि आर्थ्रोपोडा में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम से बहुत बार आते हैं। रीज़न, क्योंकि इनमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चंस भी अलग अलग तरह के आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो मैं अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पढ़ाऊँगा उस पर आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना है। 4 तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जो आप पढ़ चुके हो, ट्रेकियल ट्यूब्स। पता ही है आपको, बारीक पतली पतली ट्यूब्स होती है, स्पाइरेकल्स के थ्रू वो बॉडी से बाहर खुलती है, और उनकी जो फाइन ब्रांचेस होती हैं उनको हम ट्रेक्यूल्स कहते हैं, जो हर सेल तक डायरेक्टली पहुंचती है और बाहर से ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक, सेल्स तक पहुंचाती है। तो ट्रेकियल ट्यूब्स किस में मिलती है? कॉकरोच हमारा एग्जाम्पल था, और कॉकरोच क्योंकि इंसेक्ट्स में आता है तो इंसेक्ट्स में इस तरह की ट्रेकियल ट्यूब्स होती है। इसके अलावा बच्चों जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें गिल्स पाए जाएंगे। और मैं यहाँ एक बात बता रहा हूँ आपको, याद रखना, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड की एक पर्टिकुलरली क्लास है जिसको हम क्रस्टेशिया कहते हैं, जिसमें प्रोन आता है, क्रैब आएगा, साइक्लोप्स आएगा, डेफनिया आएंगे, ये कई तरह के। साइक्लोप्स डेफनिया को आप भले ही नहीं जानते होंगे, साइक्लोप्स का तो आपने नाम सुना है पहले बच्चों। साइक्लोप्स बताओ कहाँ आया था? मैंने पहले लेक्चर में कहाँ बताया है आपको, याद करिए। जब मैंने आपको ड्रैकनकुलस पढ़ाया था तो ड्रैकनकुलस का जो वेक्टर था वो साइक्लोप्स बताया था मैंने आपको। तो अभी प्रॉन ले लो आप, क्रैब्स ले लो, जितने भी हैं ये सब पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड जो हैं उनकी एक क्लास है, उस क्लास को हम क्रस्टेशिया कहते हैं, और इनमें रेस्पिरेशन जो होगा वो गिल्स के थ्रू होगा। ओके, तो गिल्स किस में मिलेंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स या मेंबर्स ऑफ क्लास क्रस्टेशिया। कौन एग्जाम्पल है उसके? तो यहाँ ले लेते हैं, एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा प्रॉन ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रैब का ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इनफ। वैसे आपको मेनली प्रॉन के ऊपर ध्यान देना, इनमें सब में गिल्स प्रेजेंट होंगे। तीसरा जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, वो होगा बेटा बुक गिल्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार लगा देता हूँ मैं, गिल्स तो नहीं पूछेंगे, बुक गिल्स आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो बुक गिल्स जो होता है वो एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है लिम्यूलस। इस लिम्यूलस को हम किंग क्रैब भी कहते हैं, पर ये क्रैब है नहीं बच्चों। क्रैब होता तो ये क्रस्टेशियन, ट्रू क्रैब नहीं है, नाम का ही क्रैब, पानी में रहता है इसलिए हमने इसको क्रैब बोल दिया, बट इट इज़ नॉट ए ट्रू क्रैब। क्यों ट्रू क्रैब नहीं है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। इसको किंग क्रैब भी कहते हैं, या हम इसको हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं, है ना। और इसमें जो रेस्पिरेशन होगा पानी में रहता है, और इसके नॉर्मल गिल्स नहीं है,
गिल्स में कई सारी वर्टिकल मेम्ब्रेन्स होती है, जिस तरह के हमारी बुक्स के पेजेस होते हैं उस तरह से वर्टिकल मेम्ब्रेन्स होती है। तो इट हैज़ गॉट बुक गिल्स। लिम्यूलस याद रखना है, भूलना नहीं है, किंग क्रैब में। चौथा और फाइनल जो हमारा स्ट्रक्चर होगा रेस्पिरेटरी, वो हो जाएगा बुक लंग्स। तो जिस तरह के बुक गिल्स होते हैं उसी तरह के बुक लंग्स भी होते हैं। और बुक लंग्स जो हैं वो दो एनिमल में आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जो हमारा फेमस बड़ा डरावना जो होता है वो स्कॉर्पियन, उसमें होंगे, और प्लस स्पाइडर्स में होंगे। स्पाइडर्स हमारे घरों में हमें देखने को मिल जाती है, हम गार्डन में कहीं पर भी देख सकते हैं। तो स्पाइडर्स में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो बच्चों बुक लंग्स हैं। स्कॉर्पियन का साइंटिफिक नेम अभी बता ही देता हूँ मैं आपको, एक एक करके याद तो करने ही पड़ेंगे। पेलेमनियस, इसका साइंटिफिक नेम है पेलेमनियस। ओके बच्चों, तो 4 तरह के हमारे पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। अब तक हम समझ रहे थे कि सिर्फ ट्रेकियल ट्यूब्स होगी, नहीं, ट्रेकियल ट्यूब्स के अलावा गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, और बुक लंग्स भी होते हैं। और ये बुक लंग्स भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुक गिल्स और बुक लंग्स पर्टिकुलरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉकरोच में पूछा जाएगा तो कॉकरोच का तो हमारा ट्रेकियल सिस्टम हो ही गया। तो दीज आर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बच्चों। ओके, ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना है। मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो पर्टिकुलरली यहीं से आएंगे, तो आप ये ध्यान रखें। एक हमारे पास ये बुक गिल्स है और एक हमारे पास ये बुक लंग्स है। बुक गिल्स किस किस में है बच्चों? एक ही एनिमल है हमारे पास, लिम्यूलस लिया है हमने। और बुक लंग्स किस में है? तो 2 हमको वहाँ लेने हैं बुक लंग्स के लिए, एक स्कॉर्पियन हो जाएगा और एक स्पाइडर्स हो जाएगा। ठीक है, गिल्स में तकलीफ नहीं आएगी आपको कि जो पानी में नॉर्मली रहते हैं बाकी जितने भी होंगे वो सब उनमें गिल्स पाए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद इनका अगला सिस्टम हम लेते हैं, एंड दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, सिंपल पढ़ चुके हैं, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होगा। और अब ओपन टाइप में आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, आप तो मास्टर हो चुके हो कि बॉडी के अंदर एक बड़ी सी हीमोसील होगी, उसमें उनका हीमोलिम्फ जो है वो सर्कुलेट करेगा। तो ओपन टाइप के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एक इनमें हीमोसील हो जाएगी विच इज फिल्ड विथ हीमोलिम्फ। तो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दीज स्ट्रक्चर्स, में फिर से बताऊंगा तो इट वुड बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम। ध्यान रखें आपको, मोस्टली ब्लड इज कलरलेस, जैसा कि मैंने आपको कॉकरोच में बताया था। उनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। पर एक मेजर हमको यहाँ ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ आपको, भूलना नहीं है। एक मेजर एक्सेप्शन है यहाँ पर हमारे पास, और वो एक्सेप्शन हमारा क्रस्टेशियंस का रहेगा। अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, क्रस्टेशियंस कौन है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, जिसमें एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने? एग्जाम्पल मैंने प्रॉन लिया था। अब एक्सेप्शन क्या है वो सुन लो आप। दे हैव अ ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उनमें, और उस ब्लू कलर के रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीमोसाइनिन। नाम हो जाएगा उसका हीमोसाइनिन। ओके बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ले लेते हैं हीमोसाइनिन। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस कारण इनका जो ब्लड होगा वो भी ब्लू कलर का होगा। तो सिर्फ यही क्रस्टेशियंस जो हैं वो इसी में आ रहे हैं, क्रस्टेशियंस में ही ये है। बाकी सभी में आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन क्रस्टेशियंस है। अदर रिमेनिंग आर्थ्रोपोड्स लिख दूं मैं यहाँ, भूले नहीं, रिमेनिंग आर्थ्रोपोड्स, क्रस्टेशिया को छोड़ दो,
तो बाकियों में मोस्टली दे डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट, और कोई मेजर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। हीमोसाइनिन में मैंने आपको बताया कि व्हाट डू दे हैव, ब्लू कलर किस वजह से होता है ये नहीं बताया मैंने आपको, तो ब्लू कलर जो है वो कॉपर की वजह से होता है इनमें, दे हैव गॉट कॉपर। जिस तरह से हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रोरिन या क्लोरोक्रोरिन एनिलिडा में मैंने बताया था आपको, उसमें आयरन होता है, हीमोसाइनिन में कॉपर होता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी रह जाता हमारे हाथ, है ना। ब्लू कलर कॉपर की वजह से आता है इनके अंदर, करेक्ट। एनिलिडा में हीमोग्लोबिन था जिसको हमने इरिथ्रोक्रोरिन भी कहा था, और वहीं पर एक ग्रीन कलर का क्लोरोक्रोरिन भी था जो सबेला में बताया था मैंने आपको। तो बच्चों उनमें जो है, चाहे वो क्लोरोक्रोरिन हो चाहे वो इरिथ्रोक्रोरिन हो, उसमें आयरन था। हमारे हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, लेकिन इनके ये जो हीमोसाइनिन है, इस हीमोसाइनिन में कॉपर इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके बच्चों, लेट्स कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि दो सिस्टम बड़े ही इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको 4 तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बताए, ट्रेकियल ट्यूब्स, गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो 3 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेनली इनमें होते हैं। मेनली 3 तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। पहला तो जिनको आप जानते ही हो, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, याद करिए 100 to 150, है ना, 100 to 150 मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हमने कॉकरोच में देखी थी। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं किन में, एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच, उन सब में, कॉकरोचेस जितने भी होते हैं उनमें सभी में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके अलावा एक और रेस्पिरेट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आएगा और दैट इज कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड, अब आपको ये समझ में आया कॉक्सल ग्लैंड। अब याद करिए आप कि जो हमारा कॉकरोच था उसकी जो लेग्स थी, लेग्स का जो पहला सेगमेंट था उसको हमने कॉक्सा कहा था। तो ये कॉक्सल ग्लैंड की इंपॉर्टेंस अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं, पर्टिकुलरली एग्जांपल में ले लेता हूँ लिम्यूलस। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात करी है। लिम्यूलस, किंग क्रैब, हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं हम इसको। इसकी जो लेग होती है, लेग्स जो होती है उसकी, उन लेग्स का जो पहला सेगमेंट है कॉक्सा, वहीं पर इनकी ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। और क्योंकि ये कॉक्सा के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हमने इनको नाम ही दे दिया है कॉक्सल ग्लैंड। लिम्यूलस में होता है। लिम्यूलस में दूसरी क्या खासियत थी कि इसमें जो रेस्पिरेशन था वो बुक गिल्स से था, इसमें जो एक्सक्रीशन होगा वो कॉक्सल ग्लैंड से होगा, करेक्ट बच्चों। और तीसरी तरह का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है वो है एंटीनरी ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड्स, कोई हमारे पास बच्चों यहाँ ऑप्शन नहीं है, हमें ये याद करने ही पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंटीनरी ग्लैंड्स या हम उसे ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये एंटीनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स रहेगी। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स तो आपको वैसे ही याद हो गई, अब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इंसेक्ट आपने पूरा कॉकरोच पढ़ा है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया है आपने, देखा था आपने कि किस तरह से वो हीमोलिम से नाइट्रोजिनस वेस्ट्स को एब्जॉर्ब करके उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एंटीनरी ग्लैंड जो है ये मिलेगी आपको, इनके जो एग्जाम्पल होंगे वो बेटा अगेन क्रस्टेशिया में मिलेंगे, पर्टिकुलरली प्रॉन एंड अदर जो क्रस्टेशियंस हैं
उनमें इस तरह की, उनके एंटीना में ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। तो ये याद रखना है, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ध्यान रखें आप। एंटीनरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन ग्लैंड। तो इस तरह से 3 तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और 4 तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हमें आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे। याद कर लें आप इनको बस। जहाँ तक इनके नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें, व्हाट डू दे एक्सक्रीट? नाइट्रोजिनस वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल रहेगा कि जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, यानी कि वो अमोनोटेलिक होंगे। कौन? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। और जो जमीन पर रहते हैं वो यूरिक एसिड। अब कॉकरोच जमीन पर रहता है ना, टेरेस्ट्रियल है, तो वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करेगा, यानी कि वो कैसा एनिमल है? वो यूरिकोटेलिक है ना। कौन? टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। ये लाइन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे की वैसी ही याद रखनी है। कोई अपने जो है दिमाग मत लगाना, दाएं बाएं आर्गुमेंट कुछ किसी भी तरह के मत सोचना। जो मैं बता रहा हूँ ये लाइन यूं की यूं याद करनी है आपको। नाइट्रोजिनस वेस्ट्स, अमोनिया जो एक्सक्रीट करेंगे वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स करेंगे, और यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करेंगे वो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स करेंगे। ओके बच्चों, नाउ कम टू देयर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। देखे हैं हमने, इनके पास काफ़ी तरह के सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है कि इनके अंदर एक एंटीना पाया जाता है ना। और एंटीना पे किस तरह के रिसेप्टर्स थे बच्चों? एक टच रिसेप्टर्स होते हैं उस पर, और एक उसके ऊपर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। मेनली 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं उन पे। और बताइए आप, दूसरा क्या होता है एंटीना के अलावा? याद करो, एंटीना के ठीक पास में आइज़ थी उनमें, तो दे हैव गॉट आइज़। अच्छा, आइज़ जो है आर्थ्रोपोडा में 2 तरह की होगी बच्चों। एक इनमें सिंपल आइज़ होती है, मतलब जिनमें मल्टीपल यूनिट्स नहीं होती, सिंपल आइज़। तो सिंपल आइज़ जो है बच्चों वो मिलेगी आपको एक तो स्पाइडर्स में, और एक मिलेगी आपको स्कॉर्पियन में। ये उनका एग्जाम्पल हो जाएगा, उनमें सिंपल आइज़ होती है। लेकिन जो हमारे कॉकरोच या जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनमें कंपाउंड आइज़ मिलेगी। तो वो आपके इंसेक्ट्स जो होंगे वो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, एंटीना हो गए, आइज़ हो गई। इसके अलावा बच्चों इनमें कई तरह के कीमो रिसेप्टर वगैरह सब तो होंगे। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ इनमें और है, स्टेटोसिस्ट, है ना। ये स्टेटोसिस्ट जो होता है वो बैलेंसिंग के काम आता है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। तो सब में तो होगा नहीं, जो पानी में स्विमिंग करते हैं, एक्वेटिक जो पानी में तैरते हैं, जैसे हमारा प्रॉन वगैरह हो गया, उनमें ये स्टेटोसिस्ट होता है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशिया में कौन आते हैं? बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्रस्टेशिया में आते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। एक क्लास है ये पूरी क्रस्टेशिया। आगे थोड़ी देर में हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। स्टेटोसिस्ट बच्चों सुनिए आप, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ स्टेटोसिस्ट को। जब हम पढ़ाऊँ तो मैं यहाँ देखिए ये ह्यूमन का ईयर बना रहा हूँ, है ना। ये ह्यूमन ईयर जो होता है उसमें हम जानते हैं बाहर की तरफ पिन्ना होता है। उसके बाद यहाँ अंदर एक हमारे पास इस तरह से ईयर ड्रम होता है, और एक मिडल ईयर आ जाता है अंदर। यहाँ पे आपने सुना भी होगा 3 तरह की बोन्स होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी तो जस्ट मैं बना देता हूँ। ये एक बोन ये है, दूसरी ये यहाँ इस तरह से हो जाएगी, और एक तीसरी यहाँ हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर 3 बोन्स होती है। इतना इतना जो पोर्शन है ना बच्चों, ये हमारा मिडल ईयर है।
हाँ ईयर लिख दिया, मिडल ईयर है। और ये जो पूरा पार्ट है ना, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, ख़त्म, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। अंदर आ जाते हैं। अब जो हमारा इंटरनल ईयर आएगा, तीसरा पार्ट, उसमें इस जगह पर एक इस तरह की कॉइल्ड ट्यूब होगी। ये सर, इस कॉइल्ड ट्यूब को हम कोक्लिया कहते हैं। इसका काम है हियरिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, हमारे पास ये, मुझे अब थोड़ी सी जगह चाहिए, तो क्या करें, हम इस डायग्राम को थोड़ा नीचे ही ले लेते हैं। चलो, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं कि मुझे, ओके, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस जगह पर हमारे पास ये दो ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ और होता है। ठीक, तो ये दो बैग लाइक के दो में से अब ये एक दिखेगा, दूसरा तो दिखेगा नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक के ऊपर एक है, इस तरह से। तो अरे ये वापस आ गया, इसको मिटाया हमने, चलो मिटा देता हूँ, ये आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इस जगह पर हमारे पास तीन इस तरह की ट्यूब्स होती है, जिनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है। ये तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, डिटेल में और बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये एक और ट्यूब, तीन इस तरह की कैनाल है हमारे पास, इनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं बच्चों। अब यहाँ ध्यान से सुने, ये इसको सेक्युलस कहते हैं, इसको यूट्रिकुलस कहते हैं, और इसको, इसको और इसको, इन तीनों को हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इस पूरे पार्ट को मिला दो, सेक्युलस, यूट्रिकुलस और सेमी सर्कुलर कैनाल को मिला दो, तो जो कंबाइंड स्ट्रक्चर ये हमारा पूरा बनेगा, इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। सुनना, बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस वेस्टिब्यूल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। अंदर ये यहाँ इनमें तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल में भी एक लिक्विड भरा रहता है, और उसके अलावा ये जो हमारा सेक्युलस और यूट्रिकुलस जो है, उसमें भी एक लिक्विड भरा रहता है। करेक्ट, ठीक है, ओके, कोई ख़ास बात नहीं। अब आगे सुनो, हर एक में, यहाँ बना रहा हूँ मैं, हर एक में यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती है, जिनके ऊपर इस तरह से स्टीरियोसीलिया लगे रहते हैं। यहाँ कुछ सेल्स होती है और उनके ऊपर कुछ स्टीरियोसीलिया लगे रहते हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, आप समझते हुए जाना इसको। यहाँ पे कुछ सेल्स होती है और उनके ऊपर स्टीरियोसीलिया होते हैं, है ना। इनके नाम अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, अगले बाद में ही बताऊँगा। ये यहाँ पे भी होती है इस तरह की स्पेशल सेल्स, ये देखो, ये यहाँ पे भी होती है, और सब के ऊपर स्टीरियोसीलिया होते हैं, है ना। और फिर हम जानते हैं कि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है एक। अब होता यह है बच्चों कि ये जितनी भी सेल्स है, ये सब नीचे नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। अब होता क्या है कि जब भी आप मूवमेंट करते हो, अपने सिर को आगे झुकाते हो, पीछे झुकाते हो, दाएं घुमाते हो, बाएं घुमाते हो, या हो सकता है आप अपने सिर को नहीं घुमा रहे हो और आप चुपचाप खड़े हो, लेकिन आप गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी मूव कर रही है, लिफ्ट में बैठे हो तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा, ये जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, उस मूवमेंट के समय ये जो लिक्विड जो मैंने अभी आपको बताया है, ये लिक्विड हिलेगा, डेफिनेटली हिलेगा। और जब ये लिक्विड हिलेगा तो ये जो हमारी सेल्स के ऊपर ये बताया ना मैंने, स्टीरियोसीलिया बनाए, इन सीलिया में भी मूवमेंट होंगे, और जैसे ही सीलिया में मूवमेंट होंगे, ये सेल एक्साइट हो जाएगी, और एक्साइट हो गई ये सेल्स ब्रेन को सिग्नल भेजेगी, और ब्रेन ये एनालाइज करेगा कि कौन सी सेल्स अभी
मूवमेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेल्स है बेटा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सब एक साथ मूवमेंट ही। लिफ्ट में जब ऊपर जाएंगे तो अलग सेल्स मूव करेगी, नीचे जाएंगे तो अलग सेल्स मूव करेगी, लेफ्ट राइट जाएंगे तो अलग मूव करेगी, डांस करोगे तो अलग सेल्स मूवमेंट करेगी। तो उससे क्या है कि अलग अलग तरह की सेल्स जब मूवमेंट करेगी तो हमारी बॉडी को ये पता चल जाएगा, हमारे ब्रेन को ये पता चल जाएगा कि कौन सी सेल्स मूवमेंट कर रही है, और बेस्ड ऑन दैट हमारा ब्रेन सब कुछ सीखा हुआ है, उसको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी अभी किस तरह से मूवमेंट कर रही है। और फिर वो हमारी ब्रेन जो है ये मैसेज जाएगा हमारे सेरेबेलम में। कहाँ जाएगा बच्चों? सेरेबेलम में। ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबेलम, जो बॉडी का बैलेंस बनाता है। और फिर सेरेबेलम से हमारी बॉडी के मसल्स को सिग्नल जाएगा कि भैया अभी बॉडी इस तरह लेफ्ट में झुकी हुई है, राइट में झुकी हुई है, या लिफ्ट में ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, या कार सडनली एक्सीलरेट हो रही है या बस सडनली डेसिलरेट हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे ब्रेन को पता चल जाएगी इन हेयर सेल्स की वजह से। और फिर बेस्ड ऑन द stimulus received from these cells, cerebellum will give command, will give instructions to body muscles कि भाई आपको अभी इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के हमें बॉडी का बैलेंस बना के रखना है। जब हम बॉडी के बैलेंस के लिए बच्चों हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट के। चाहे हम डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम गोल गोल ऐसे रोटेशन डांस कर रहे हैं, स्पीड के साथ डांस करते हैं, और सडनली जब हम रुक जाते हैं तो हम तो रुक गए, उसके बाद भी चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। कि जैसे ही आप डांस कर रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, तो रोटेशन करते समय आपका सिर मूवमेंट कर रहा है, और सिर मूवमेंट कर रहा है, लिक्विड मूवमेंट कर रहा है, ब्रेन को मैसेज मिल रहा है कि बॉडी जो है मूवमेंट कर रही है, और अकॉर्डिंगली ब्रेन जो है वो आपके मसल्स को सिग्नल देगा और बैलेंस बनेगा। बट व्हाट हैपन्स कि सडनली क्या होता है कि आप डांस करना रोक देते हो, और जैसे ही आप डांस करना रोकते हो आप तो रुक गए। अगर आपकी आंखें खुली हुई है तो आंखों से ब्रेन को मैसेज जाएगा कि हम अभी रुके हुए हैं, पर कान का जो लिक्विड है वो अभी भी रोटेशन कर रहा है। वो फिजिक्स का लॉ है ना कि आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो वो सडनली स्टॉप नहीं होगी। तो आप तो डांस करते करते रोटेट करते करते रुक गए, लेकिन आपके कान में जो लिक्विड है वो अभी भी रोटेशन कर रहा है। तो ब्रेन को दो जगह से इनपुट मिल रहा है। कान से इनपुट मिल रहा है कि हम घूम रहे हैं, और आँख से इनपुट मिल रहा है कि हम नहीं घूम रहे। ऐसे में ब्रेन को कुछ समझ में ही नहीं आता, वो आधे मसल्स को सिग्नल देगा, आधे मसल्स को सिग्नल नहीं देगा, और हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे पाँव में ऑटोमेटिकली मूवमेंट होगा और हम नीचे गिर पड़ेंगे, है ना। हम रुकने की कोशिश करते तो भी हम रुक नहीं पाते, हमारे पाँव मूवमेंट करते रहेंगे। आप कभी करके देखना, इस तरह से किया भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि सडनली घूमते घूमते सडनली रुकते हैं तो हम रुक नहीं पाते हैं, वो गिर ही पड़ते हैं। तो बैलेंस क्यों नहीं बना? जब घूम रहे थे तब तो आपका परफेक्ट बैलेंस था, और घूमते घूमते रुक गए, आपका बैलेंस बिगड़ गया। रीज़न यही हुआ कि आप रुक गए, लेकिन कान के अंदर का लिक्विड नहीं रुका है ना। कान का लिक्विड नहीं रुका है तो ब्रेन को तो मैसेज जा रहा है कि भैया बंदा जो है वो रोटेट हो रहा है। वो रोटेट हो रहा है तो ब्रेन सेरेबेलम सिग्नल देगा, मसल्स को उल्टे सीधे सिग्नल देगा, और इस तरह से हम गिर पड़ेंगे। है ना मज़ेदार बात। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम। ये तो मैंने आपको ऐसे ईयर पढ़ाया। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारा जो ईयर है उसके दो फंक्शन हैं। एक हियरिंग, उसके लिए हमारे पास ये कोक्लिया है, और दूसरा बैलेंसिंग, उसके लिए हमारे पास वेस्टिब्यूल है। ठीक है, हमारा बैलेंस तो ये करता है। कई सारे आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जो पानी में स्विम करते हैं, प्रॉन वगैरह ये सारे। तो बच्चों इनको भी बैलेंसिंग के लिए इंटरनल ईयर की तरह, वेस्टिब्यूल की तरह कोई स्ट्रक्चर चाहिए, और वो स्ट्रक्चर होता है स्टेटोसिस्ट। ये बैलेंसिंग इसका फंक्शनिंग जो होता है वो बिल्कुल हमारे कान जैसे ही होता है, हमारे इंटरनल ईयर जैसे ही होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये सिंपल होता है, इस तरह का होता है। ये देखो, यहाँ पे कुछ सेल्स होगी, और ये देखो ये सेल्स हो गई, है ना। इन पे यहाँ सब जगह सीलिया लगे रहेंगे, और ये जितनी भी सेल्स है, ये सेल्स जो है वो नर्व्स के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो ये ऑल सेल्स आर कनेक्टेड विथ नर्व्स से जुड़ी हुई है। ये इनका बड़ा सिंपल है, ये बस गोल गोल सा स्ट्रक्चर ही है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है ये हमारे जैसा। और ये तो जा रही है ब्रेन को। ठीक है, दूसरा ये कि इनमें ये यहाँ पे अंदर की तरफ कुछ सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें लिक्विड तो होता है, लेकिन लिक्विड के साथ ये कुछ
पार्टिकल्स भी होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम स्टेटोलिथ कहते हैं, स्टेटोलिथ। और ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है ना, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। समझ गए? अब सिंपल है, जैसे ही एनिमल डिस्टर्ब होगा मूवमेंट करते समय, स्विमिंग करते समय, लेफ्ट या राइट साइड में इम्बैलेंस होगा, तो ये जो पार्टिकल्स है ये इन सेल से टकराएंगे, और जब वो इनसे टकराएंगे तो ये सेल्स एक्साइट हो जाएगी और ब्रेन को सिग्नल भेज देगी, और अकॉर्डिंगली वो जो प्रॉन या जो भी कोई एनिमल होगा वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से मैंने ये इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सेंसरी सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं इनमें लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि हमने कॉकरोच पढ़ा है, और कॉकरोच में भी हमने देखा कि उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक उनमें विंग्स होते हैं, विंग्स के अलावा इनमें वॉकिंग लेग्स होते हैं, और कई आर्थ्रोपोड जो पानी में रहते हैं उनमें स्विमिंग लेग्स भी होते हैं। तो बड़ा आसान है, कोई ख़ास बात नहीं है। इनमें लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो विंग्स और लेग्स जो हैं इनकी सक्सेस के पीछे एक रीज़न वो भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोकोमोशन और मूवमेंट में मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इनमें सेगमेंटल मसल्स। क्योंकि बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, और इनके जो मसल्स हैं वो भी सेगमेंटली अरेंज्ड रहते हैं। तो ऐसे सेगमेंटली हर सेगमेंट में अलग अलग मसल्स होंगे, तो इसलिए हम इन्हें सेगमेंटेड मसल्स कहते हैं। पॉइंट ये भी है बच्चों इम्पोर्टेंट, कि ये जो इनके पास सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स हैं ये बेसिकली स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, या स्ट्रिप्ड मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। स्ट्राइटेड मसल्स ये फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में यूजुअली जो मसल्स होते हैं वो स्लो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं, चाहे वो प्लेटीहेलमिन्थेस हो, एस्केलमिन्थेस हो, इवन अर्थवर्म वगैरह की भी हम बात करें, तो कोई भी एनिमल इनवर्टिब्रेट्स में सडन फास्ट मूवमेंट, फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर सकते। पहली बार फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स, आप कभी ग्रास ऊपर को देखो, एक झटके में कैसा कूद के वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। प्लस कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें विंग्स हैं, तो विंग्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमें फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, इस तरह के मसल्स ही अर्थवर्म में या एस्केरिस में होते हैं। पहली बार जो स्ट्रिप्ड मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स आए हैं वो आर्थ्रोपोडा से आए हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोकोमोशन और मूवमेंट से मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन आर्थ्रोपोडा, फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन आर्थ्रोपोडा। ओके, कौन से मसल्स बच्चों? स्ट्राइटेड मसल्स। अब आप पूछेंगे कि ये स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स क्या होते हैं, या स्ट्रेप्ड मसल्स क्या होते हैं? ये हम जब बाद में लोकोमोशन और मूवमेंट में आपको पढ़ाऊंगा उस समय डिटेल में बता दूंगा। अभी आप इतना याद रखें कि अगर इनवर्टिब्रेट्स में आपसे पूछे कि स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ होते हैं, वो सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही होते हैं वो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और लेट्स टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन आर्थ्रोपोडा। तो जैसा कि अभी हमने देखा है, कॉकरोच के बारे में भी बात करी हमने, मोस्टली ये डायोशियस होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ओके, और बस कॉकरोच का वाला सिस्टम आपको याद रख के चलना है। फर्टिलाइजेशन कॉकरोच में याद करो बॉडी के अंदर ही था, तो फर्टिलाइजेशन भी इनमें इंटरनल होगा, और जो अंडे देंगे या बच्चे देंगे तो हमने देख ही लिया था, ये मोस्टली जो होते हैं वो ओवीपेरस ही होते हैं, मोस्टली ओवीपेरस हैं, ये अंडे देते हैं। और कुछ एक एक्सेप्शन है,
तो मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ आपको। एक एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्कॉर्पियन है, तो जो स्कॉर्पियन है वो बच्चों विविपेरस है, वो अंडे नहीं देता है और वो बच्चे देता है। अदरवाइज मोस्टली इसमें ओविपेरस, एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो ओविपेरस पर ही आपको ध्यान रहना है, जब तक कोई आपसे एक्सेप्शनली पूछ नहीं ले। बाकी इन जनरल ये ओविपेरस रहेंगे। और डेवलपमेंट जो है वो दोनों ही तरह का होगा इनमें। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा, कईयों में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और कईयों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आई थिंक कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब नो लार्वल स्टेज, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब देर इज़ ए लार्वल स्टेज। तो दैट्स इट, रिप्रोडक्शन में इतने पॉइंट्स हमारे लिए इनफ हैं, ये आपको याद रखने हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, अंडे देते हैं। एक एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया स्कॉर्पियन का। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। कैटरपिलर्स वगैरह आपने देखा होगा, लार्वा होते हैं वो, उनमें एकदम जो है मेटामॉर्फोसिस होगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी और फिर एडल्ट में कन्वर्ट होंगे। और कई ऐसे भी हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, देर इज़ नो लार्वल स्टेज। तो बच्चों ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आर्थ्रोपोडा के वो सारे कंप्लीट हो गए, डाइजेशन से लेकर। हाँ, एक बाकी बचा है ना बच्चों, पहले कर लेना चाहिए था, हमने नहीं करा। नर्वस सिस्टम, चलो पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम बड़ा ही सिंपल है, जैसा कि इनवर्टिब्रेट में होता है वैसा ही है, यानी कि जिस तरह से हमने एनिलिडा में देखा है सेम उसी तरह से आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम में एक नर्व रिंग हो जाएगी, एक नर्व रिंग हो जाएगी, और एक वेंट्रल साइड में वेंट्रल डबल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड हो जाएगी। इनफ याद रखना है, ये का ये हमने एनिलिडा में भी लिखा था। डायग्राम अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से बना के बता देता हूँ। कॉकरोच वाला आपको याद रहना ही चाहिए। ये देखो, वहाँ पे कॉकरोच में हमने एक सुपराइसोफेजियल गैंग्लियन बनाया था, और उसी सुपराइसोफेजियल गैंग्लियन को हमने ब्रेन भी बताया है। तो ये इस तरह से एक नर्व रिंग हो जाएगी, और फिर नीचे की तरफ यहाँ से अब हम शुरुआत करते हैं। तो रेगुलर इंटरवल पर इस तरह से हर सेगमेंट में एक गैंग्लिया होगा। तो एक नर्व कोड इस तरह से ये चलेगी, पेयर्ड फ्यूज्ड गैंग्लिया, ये देखो ये फ्यूज भी रहते हैं। बस ये इसको कहते हैं हम नर्व कोड। अब आपको इस नर्व कोड से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। लोकेशन क्या रहेगी, वेंट्रल साइड में रहेगी, मैंने आपको पहले बताया। बार बार अपने दिमाग में इस पॉइंट को फिट करके रखें कि कॉर्डेट्स जो होंगे उनमें नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड में होगी, जैसे हमारी बैक साइड में है। हमारी बैक साइड ही हमारी डोर्सल साइड है, फ्रंट साइड हमारी जो होती है वो वेंट्रल साइड है। तो कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड होगी वो डोर्सल साइड में होगी, और नॉन कॉर्डेट्स ये जितने भी हैं, कॉकरोच, अर्थवर्म, एस्केरिस, प्लेटिहेल्मिन्थस, इनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल साइड में होगा। तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल होती है और डबल होती है, मतलब ये दो नर्व्स चल रही है, एक ये चल रही है और एक ये चल रही है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि जो नर्व कॉर्ड होती है वो डबल होती है, प्लस ये होलो नहीं है बच्चों, अंदर से सॉलिड है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है वो अंदर से होलो होती है, और उसमें एक लिक्विड भरा रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इनवर्टिब्रेट में जो नर्वस सिस्टम होगा और उनकी जो नर्व कॉर्ड होगी वो बच्चों सॉलिड होती है, ये ध्यान रखना है आपको। डबल चलती है, सॉलिड होती है और गैंग्लियोनेटेड होती है। गैंग्लियोनेटेड का मतलब ये हो गया कि दे हैव स्वोलन पार्ट्स, जिन्हें हम गैंग्लिया कहते हैं, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है आपको। तो इट इज़ गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, वेंट्रल, डबल, सॉलिड, गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड, ओके। और क्योंकि ये गैंग्लिया आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो फिर अपीयरेंस जो होती है वो लेडर लाइक हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अगर हम कॉर्डेट की बात करेंगे कि कॉर्डेटा में किस तरह की होगी, तो कॉर्डेट में जो नर्व कोड्स होगी, कॉर्डेट्स में जो नर्व कोड होगी वो डोर्सल होगी बच्चों।
और वो एक ही होती है, सिंगल चलती है हमारी, सॉलिड नहीं होती है, ट्यूब्यूलर होती है, अंदर से होलो होती है। और हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है वो रेगुलर इंटरवल पर उसमें इस तरह से गेंगलिया नहीं होते हैं, तो वो नॉन गेंगलियोनेटेड होती है। तो ये सारा एप्लीकेबल होगा कॉर्डेट्स पे, चाहे वो फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, एवीज हो, मैमल्स हो, कोई भी हो, उनमें इसी तरह की नर्व कॉर्ड रहेगी। डोर्सल साइड में होगी, एक ही होगी, और वो भी अंदर से होलो होगी, उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, और उसमें रेगुलर इंटरवल पर ऐसे गेंगलिया नहीं होते, वो फूली हुई नहीं होती है। इनवर्टिब्रेट्स में जो नर्व कॉर्ड होगी वो वेंट्रल साइड में चलती है, डबल होती है, दो चलती है, पैरेलल रहती है, अंदर से दोनों सॉलिड होती है, और एट रेगुलर इंटरवल दे हैव गेंगलिया, इसलिए उनकी अपीयरेंस जो है वो लेडर लाइक हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह का नर्वस सिस्टम आपको परफेक्टली देखने को मिलेगा, एक तो आर्थ्रोपोडा में और एक एनिलिडा में देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये परफेक्टली किस में देखने को मिलेगा, वैसे प्लेटिहेलमिन्थेस में भी ऐसा ही है, लेकिन परफेक्टली ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में देखने को मिलेगा आपको।